हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोग को आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में हमने आप लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक लाया है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो टॉपिक लाया है उस टॉपिक का नाम है सेल। उस टॉपिक का नाम क्या है? सेल। ध्यान से आप लोग समझिएगा। सेल का हिंदी मीनिंग होता है कोशिका। सेल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कोशिका। तो आज हम लोग जानेंगे कोशिका क्या है। कोशिका क्या है ये तो हम लोग को कोशिका हर कोई बता रहा है कोशिका क्या है ना। तो लेकिन हम लोग कुछ इसके स्पेशल फैक्ट के बारे में जानेंगे। कुछ स्पेशल फैक्ट है जो कि हम लोग को जानना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेशल फैक्ट यह है कि सेल शब्द को बायो में साइटो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साइटो को। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, सेल शब्द जो है बायो में किस नाम से जाना जाता है? साइटो के नाम से, है ना। अब ये जो साइटो जो शब्द है ना, वो आया है किस शब्द से? ग्रीक भाषा के सेलुला शब्द से। ग्रीक भाषा के सेलुला, है ना, ग्रीक भाषा के सेलुला। अब यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आ गया, सर यहाँ पे तो साइटो है, अब आप बता रहे हैं कि सेल। तो सेल और साइटो दोनों क्या है? एक ही है। हमने बताया है कि सिर्फ बायो में, है ना, यानी इसको साइटो के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? ये सेल ही है। सेल ही को यहाँ पे साइटो के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये ग्रीक भाषा किस शब्द से है? सेलुला। सेलुला का अर्थ क्या होता है जी? तो सेलुला का अर्थ है एक छोटा सा कमरा। एक छोटा सा कमरा, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसका कोई पूछेगा कि सेलुला शब्द जो है ये कौन सा शब्द है जी? तो ग्रीक भाषा शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा सा कमरा। अर्थात सेल जो है यानी कोशिका एक बहुत ही क्या है? छोटा भाग होता है। सभी कोशिकाओं को मिलकर ही हम लोग जानते हैं कि उत्तर का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा। उससे पहले अब यहाँ पे दूसरा जो फैक्ट जानने वाला है कि भाई बताइए ये कि सेल का अध्ययन किस भाग में किया जाता है, यानी जीव विज्ञान के किस भाग में सेलों का अध्ययन किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। तो जीव विज्ञान के, है ना, जीव विज्ञान के जिस भाग में या जिस डिवीजन या जिस डिपार्टमेंट में सेलों का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। यानी आप यहां पे ध्यान से देखिएगा तो साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। एक बन रहा है साइटो और दूसरा बन रहा है लॉजी, है ना। साइटो अर्थात सेल, सेल अर्थात कोशिका, है ना। और यहाँ पे लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम आपको स्पेशल कुछ फैक्ट के बारे में बताएंगे, जैसे कि कुछ वर्ड हैं जो कि साइंस के हर डिपार्टमेंट में यूज किए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने आप लोग के सामने लाया लॉजी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अभी लॉजी के लिए हमने क्या यूज किया है? अध्ययन। तो कुछ वर्ड हैं जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक शब्द मिला होगा आप लोग को पढ़ने के लिए। एक मिला होगा सफिक्स और दूसरा मिला होगा प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स। तो आप लोग जानते हैं प्री का मतलब पहले, यानी शब्दों के जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है, और शब्दों के जो बाद में लगता है वो क्या होता है? सफिक्स होता है। तो ठीक उसी प्रकार आप ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे शब्द क्या है? साइटो। तो साइटो के पहले लगा है कि बाद में? तो जी बाद में लगा हुआ है। क्या शब्द लगा है? लॉजी। लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो ध्यान दीजिए, वही वर्ड हम आप लोग को, कुछ वर्ड 3-4 वर्ड हैं जो कि हमेशा हर जगह यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग को अभी हम वही वर्ड बता देते हैं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, और हम लोग किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, किसी चीज का अगर अध्ययन कर रहे हैं तब उस अध्ययन शब्द के लिए जो यूज आता है, तो आप लोग के सामने दिख रहा है अध्ययन शब्द के लिए शब्द कौन सा यूज आता है? लॉजी। अगर वही बात किया जाए किसी चीज में और कोई विशेषज्ञों के बारे में बता, है ना, कोई विशेषज्ञ है ना, विशेषज्ञों के लिए कौन सा अगर शब्द यूज आता है तो विशेषज्ञों के लिए शब्द आता है लॉजिस्ट। वैसे ही अगर किसी चीज से, अगर हमें किसी चीज से डर लग रहा है, यानी अपनों को डर लगने वाली बात अगर आ जाए तो उसके लिए शब्द यूज होता है फोबिया। कौन सा शब्द होता है? फोबिया। अगर किसी चीज से हमें अगर अट्रैक्शन है ना, प्रतिकर्षण अगर है,
उससे अट्रैक्शन है, प्रतिकर्षण है ना, तब उसके लिए अगर कोई यूज हो तो वह यूज है फिलिया, फिलिया शब्द आता है उसके लिए, है ना। इसके बाद एक आता है साइंस में एक और वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि अगर किसी चीज को नष्ट करना हो तो नष्ट करने के लिए अगर किसी चीज का किसी वर्ड का यूज किया जाता है तो उस वर्ड का नाम होता है लिसिस। लिसिस वर्ड को यूज किया जाता है नष्ट करने से। और एक लास्ट आप लोग को वर्ड बता देते हैं, जो कि किसी भी चीज को अगर बनाना हो या निर्माण करना हो, बनाना हो या निर्माण करना हो, तो उसके लिए जो शब्द आता है वो शब्द आता है जेनेसिस। क्या शब्द आता है? जेनेसिस। तो ये कुछ वर्ड थे जो कि, है ना, सफिक्स के काम करते हैं। किसके काम करते हैं? सफिक्स के, जो कि शब्दों के लास्ट में लगाए जाते हैं, है ना। तो इतनी बात हमने आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे इसको समझाने के लिए बताया है कि लॉजी शब्द आया था। अगर लॉजी शब्द आ गया तो समझ जाइए कि उसका क्या किया जा रहा है? अध्ययन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अध्ययन। तो ध्यान से समझिएगा, तो जीव विज्ञान के जिस शाखा में, है ना, जीव विज्ञान के जिस शाखा में साइटों का अध्ययन किया जाता है, साइटो अर्थात सेल का अध्ययन किया जाता है, उस सेल के अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ अलग टॉपिक के बारे में समझते हैं, है ना। ये तो हमने जान लिया कि सेल शब्द जो है कहां से आया, उसका अर्थ क्या होता है ना, और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। अब हम लोग आएंगे कुछ कोशिका के संगठक के बारे में, है ना। कोशिका के कुछ संगठक के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल, इंग्लिश में बोलते हैं लेवल कंपोजिशन। लेवल कंपोजिशन, है ना। इसके संगठक स्तर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोशिका का संगठक स्तर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते होंगे कि सबसे पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई छोटा कण है ना, पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई छोटा कण होता है तो वो होता है हम लोग का, क्या होता है? एटम, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। इससे थोड़ा सा अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो वो होता है मोलेक्यूल्स। क्या होता है? मोलेक्यूल्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अणु। हिंदी में क्या बोलते हैं? अणु। और इसके बाद अगर कोई सबसे छोटा कण माना जाएगा, सबसे छोटा कण हो गया परमाणु। परमाणु से थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया? अणु। और अणु के बाद जिसका नंबर आता है वो आता है हम लोग का सेल। क्या आता है? सेल। और सेल को मिलाकर, अर्थात अगर इधर से अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर, बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। और बहुत सारे अणुओं के मिलने से सेल का निर्माण होता है। और बहुत सारे सेलों को मिलने से यहाँ पे टिश्यू का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे सेल का अर्थ हम लोग जान चुके हैं, कोशिका, और यहाँ पे टिश्यू का अर्थ हम लोग पढ़ेंगे उत्तक, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलेंगे, तो बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मतलब होता है, इसका हिंदी होता है अंग। और बहुत सारे जब अंग मिलेंगे तो यहाँ पे बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंग तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग तंत्र, है ना। अब बहुत सारे अंग तंत्र जब मिलकर एक हो जाए, बहुत सारे अंग तंत्र जब मिलकर एक हो जाए तो फाइनलाइज हम लोग को क्या मिलता है? यहाँ पे हम लोग को मिलता है बॉडी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं शरीर। इसको क्या बोलते हैं? शरीर, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो इसके संगठक के स्तर के बारे में आप लोग को एकदम कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा। हमने ध्यान से सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई माना जाएगा तो वह है परमाणु। परमाणु से थोड़ा सा बड़ा होता है मोलिक्यूल से बड़ा, है ना। सेल से बड़ा, टिश्यू से बड़ा। और ध्यान दीजिएगा, यानी बहुत सारे परमाणुओं को मिलाकर अणुओं का निर्माण होता है। बहुत सारे अणुओं को मिलाकर सेल का निर्माण होता है। और बहुत सारे सेलों को मिलाकर टिश्यू का निर्माण होता है। और बहुत सारे टिश्यूओं को मिलाकर ऑर्गन का निर्माण होता है। और बहुत सारे ऑर्गन को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और फाइनलाइज वो किस रूप में उभरता है?
बॉडी के रूप में, शरीर के रूप में क्या होता है, दिखने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग आप लोग को जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार, है ना, ये प्रक्रियाएं चलती हैं। जैसे कि अगर हम लोग घर की बात कर रहे हैं, कमरे की, तो सबसे पहले हम लोग कमरे के रूप में हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे ईंट लेते हैं। क्या लेते हैं, ईंट। ईंट को जब हम लोग लेंगे तो बहुत सारे, जब ईंट को मिलाएंगे, है ना, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे अगर हम लोग ईंट को मिलाते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, दीवार का। अब बहुत सारे दीवार को मिलाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, एक कमरे के रूप में क्या होगा, स्ट्रक्चर बनता है ना, बहुत सारे ईंटों को मिलाकर, है ना, एक स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि क्या आप नक्शा कुछ बना रहे हैं, और बहुत सारे स्ट्रक्चर जब ऐसे आपस में जब कर लेंगे तो आपको कमरे का निर्माण होने लगेगा। और कमरे के ऊपर जब बहुत सारे, है ना, जैसे एक दीवार ये हो गया, एक दीवार ये हो गया, एक दीवार ये हो गया, ऐसे अगर मिला दिया जाए तो एक कमरे का क्या हो गया, निर्माण। और बहुत सारे कमरे को मिलाकर एक 5-6 गो हॉल इसमें तैयार कर लिया जाए। और जब ये पूरी रूप से तैयार हो जाता है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग तंत्र, यहाँ पे वही बन जाएगा। जब पूरी रूप से तैयार हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मकान। क्या बोलते हैं, मकान। यानी यहाँ इसी से अगर रिलेटेड हम लोग समझा जाए तो ऐसा ही सिर्फ निर्माण होता है बॉडी यानी शरीर का। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, है ना, डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कोशिका के खोज के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका का खोज कब और किसने किया था। कोशिका का खोज कब और किसने किया था, ध्यान से देखिएगा। कोशिका का खोज, तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका से ही हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, कोशिका के खोज के बारे में जानेंगे, तो कोशिका के खोज को 2 पार्टों में हम बांट देते हैं। कोशिका को खोज को कितने पार्ट में बांट देते हैं, 2 पार्टों में। एक हम लोग लिविंग सेल और एक हम लोग डेड सेल की बात करेंगे, यानी एक जीवित और एक मृत्यु वाला, है ना, निर्जीव जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी सेल का खोज हुआ था तो वो हुआ था डेड सेल का। सबसे पहले किस सेल का खोज हुआ था, डेड सेल का। डेड अर्थात निर्जीव यानी मृत्यु वाला सेल, मरे हुए सेल का खोज हुआ। तो मरे हुए सेल का खोज किसने किया था, तो ध्यान दें, आप लोग नाम सुने होंगे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में इन्होंने डेड सेल का खोज किया था। डेड सेल का खोज कैसे हुआ संभव, तो डेड खोज का सेल जो डेड क्या या किसी भी सेल, दुनिया किसी भी सेल, है ना, अगर खोज हुआ था तो वो होता माइक्रोस्कोप से पहले, है ना, माइक्रोस्कोप के बाद में हुआ। सबसे पहले हुआ था माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, उसके बाद तो रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से जब कॉर्क का अध्ययन किया तो पता चला कि उस कॉर्क के अध्ययन से उन्हें पता चला कि उनका जो स्ट्रक्चर था वो मधुमक्खी के छाते के क्या था, समान था, और उनमें षष्ठकोणीय रचना थी। षष्ठकोणीय रचना को उन्होंने देखकर उसका नाम क्या रखा, सेल रख दिया। सेल अर्थात षष्ठकोणीय, अभी हम बताए कि सेल शब्द जो है सेलुला से बना था, जिसका अर्थ क्या होता था, एक छोटा सा कमरा। तो वहां पर जब इन्होंने षष्ठकोणीय आकार देखा तो उसी आकार के चलते इन्होंने क्या रख दिया, उसका नाम सेल। तो कब रखा था, 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, कोशिका का खोज किया। ये तो बातें हो गई। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अगर पूछेगा एग्जाम में कि फादर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो क्या मानेंगे, रॉबर्ट हुक को। क्या मानेंगे, रॉबर्ट हुक को, है ना, रॉबर्ट हुक को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सेल। इसके बाद आता है, बात आती है अब लिविंग सेल का, जीवित सेल का। तो ध्यान से देखिएगा, जीवित सेल का जो खोज किया था, जीवित सेल का जो खोज करता था यानी खोज किया था, उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। उनका नाम क्या है, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित सेल का क्या किया था, खोज किया था। लेकिन ये जो है रॉबर्ट हुक से पहले नहीं किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ
सेल नहीं कहा जाता है, क्योंकि बात हो रही है किसी भी सेल की। वो यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है कि डेड सेल का किया है या लिविंग सेल का किया है, यहाँ पे बात हो रही है सेल की। तो सेल जो है, सेल का सबसे पहले खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल। अब ये जिन्होंने, हाँ, लीवेनहॉक की अगर बात किया जाए तो लीवेनहॉक जो है इन्होंने भी अपने एक माइक्रोस्कोप का सबसे पहले खोज किया था, है ना। माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले पता लगाया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ बैक्टीरिया, है ना, फादर ऑफ बैक्टीरिया अगर पूछे तो फादर ऑफ बैक्टीरिया, तब यहां पे कहा जाएगा लीवेनहॉक। यानी सबसे पहले पूछेगा कि जीवाणु का खोज अगर किसी ने किया था तो वो किया था लीवेनहॉक। इसके साथ ही सबसे पहले अगर पूछ ले कि स्पर्म, जो कि ह्यूमन के पुरुष जाति में जो बनता है स्पर्म, तो स्पर्म जो है वो सबसे पहले स्पर्म को किसने देखा था? तो यहाँ पर इन्हीं का नाम लिया जाएगा, लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले क्या किया था? स्पर्म को देखा था। अब बातें हो गई डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। हमने जान लिया कि डिस्कवरी ऑफ सेल को दो बातों में बांटकर हमने जान लिया, एक डेड सेल के बारे में और एक लिविंग सेल के बारे में। डेड सेल का सबसे पहले खोज किया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल का खोज किया था लीवेनहॉक ने। ठीक है, फादर ऑफ सेल पूछेगा तो हम लोग मारेंगे रॉबर्ट हुक, और पूछेगा फादर ऑफ बैक्टीरिया तो मानना है लीवेनहॉक। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे इसके आकार के बारे में, है ना, कि किस, यानी संपूर्ण अगर जीव जगत की बात किया जाए कि संपूर्ण जीव जगत में सबसे बड़ा सेल कौन है ना, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसे हम लोग थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, फिर हम आपको आगे की ओर बता रहे हैं। तो बात हो रही है यहाँ पे हम लोग को, अब अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को किसके बारे में? उनके संरचना के, यानी आकार के बारे में। ऐसे तो हम लोग सेल के आकार स्पेशल आप लोग को आगे पढ़ाएंगे, अभी सेल स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो सिर्फ साइज के बारे में, उनके आकार के बारे में तो पूछेगा। यहाँ पे हम लोग ने आकार को भी हम यहाँ पे दो भागों में बांट देंगे। एक बांट देंगे हम लोग इन नेचर, किस भाग में बांट देंगे? इन नेचर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण जीव जगत में, है ना, संपूर्ण जीव जगत। और एक स्पेशली हमने बांट दिया है एक ह्यूमन, यानी मानव में। ह्यूमन में कौन आ गया? मानव, ध्यान दीजिएगा। तो संपूर्ण जीव जगत में 3 पॉइंट हम लोग को जानना है। कौन कौन? एक होता है लार्जेस्ट, है ना, एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट, और एक होता है स्मॉलेस्ट, है ना। ये 3 वर्ड, यानी संपूर्ण जीव जगत में ये बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ठीक इसी प्रकार हम लोग को ह्यूमन में भी जाना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण अगर जीव जगत, पूरे जीव जगत में पूछ लिया जाए, पूरे जीव जगत में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होता है, हम लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग के बारे में, यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो संपूर्ण जीव जगत में क्या होता है? सबसे बड़ा सेल माना जाता है। सबसे बड़ा क्या माना जाता है? सेल। अगर सबसे लंबा बात किया जाए कि सबसे लंबा पूरे जीव जगत में सबसे लंबा सेल किन्हें कहा जाता है, तो वो होता है न्यूरॉन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? न्यूरॉन को। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा होता है, वो होता है माइक्रोप्लाज्म। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, ये तो बात हो गया संपूर्ण जीव जगत की। लेकिन सबसे जो वीवीआई पॉइंट होता है वो आता है हम लोग के इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में अगर सबसे कोई छोटा, सबसे अगर लार्जेस्ट कोई अगर सेल है तो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, वो होता है स्त्री का भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु। हम लोग क्या बोलते हैं?
अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है और सबसे लंबी। तो देखिए आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है ये ह्यूमन बॉडी के ही शरीर में होता है ना। तो ये बात किया जाए या किसी भी जीव जंतु के शरीर में न्यूरॉन जो है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी सेम यही रहेगा। यानी यहाँ पर अगर बात किया जाए लॉन्गेस्ट का, सॉरी लार्जेस्ट का तो अंडाणु का, और लॉन्गेस्ट की अगर बात किया जाए तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे फिर पुनः यहाँ पे वापस आएगा न्यूरॉन ही। यानी न्यूरॉन से संपूर्ण जीव जगत की बात किया जाए या स्पेशली इन ह्यूमन की बात किया जाए तो उन दोनों में सबसे लंबा अगर कोई सेल माना जाता है तो वो माना जाता है न्यूरॉन का सेल। और अब यहाँ पे बात आ गई सबसे छोटा, कि सबसे छोटा मानव के शरीर में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। तो आप लोग जानते हैं मानव के शरीर में सबसे छोटा सेल होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्पर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्पर्म। ठीक है, तो हम लोगों ने जान चुका नेचर के आधार पर, इन ह्यूमन के आधार पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी पूरे संपूर्ण जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और पूरे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो इतना बात हम लोगों ने जान लिया। इसके साथ साथ अब हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ, सॉरी यहाँ पे अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल तो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ सेल, है ना, कोशिका का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सेल, कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सेल थ्योरी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, या थ्योरी ऑफ सेल। ध्यान दीजिए कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो देखिए कोशिका के बारे में दो वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया। एक वैज्ञानिक का नाम था एमजे स्लाइडेल, एमजे स्लाइडेल, है ना, स्लाइडेल, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम आता है टी स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट को दिया था, एक सिद्धांत को दिया था, और उसी सिद्धांत को हम लोग सेल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा अब इन्होंने क्या बोला। तो जो स्लाइडेल जो थे वो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? वनस्पति। और इन्होंने वनस्पति के बारे में इन्होंने 1838 ईस्वी में इन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार बताया कि पादपों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या बताया था? कि पादपों का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सूक्ष्म कोशिकाओं से। किससे मिलकर बनाता है? सूक्ष्म कोशिकाओं से, है ना। और आगे देखिएगा, और सेम बात 1839 ईस्वी में सेम जो बातें हैं वो प्राणी के लिए, है ना। यानी ध्यान दीजिएगा टी स्वान जो है वो कैसे वैज्ञानिक थे? प्राणी वैज्ञानिक थे। तो सेम जो बातें इन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने बताया केवल और केवल पादप जगत के लिए। लेकिन टी स्वान एक प्राणी वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने प्राणी के बारे में बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं अर्थात प्राणी हैं, उनके जो शरीर होते हैं वो भी सूक्ष्म कोशिकाओं के द्वारा ही बने होते हैं। कैसे कोशिकाओं के द्वारा? सूक्ष्म कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इन्होंने केवल पादप के बारे में क्या पढ़ाया? पादप के बारे में बताया इन्होंने कि पादपों का शरीर जो होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन्होंने बताया कि प्राणियों का जो शरीर है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट जब एक हुए, जब मिले, तो एक नए कॉन्सेप्ट को दिया। इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया, और उसी नए कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी के नाम से, है ना। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोशिका के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ, है ना, थ्योरी ऑफ सेल, कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या दिया सेल थ्योरी के अंतर्गत? इन्होंने तो कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने दो थ्योरी दिया अपना, यानी दो सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहला इन्होंने, अब देखिए दोनों लोग मिलकर, एमजी स्लाइडेल और टी स्वान, इन दोनों लोगों ने मिलकर
कोशिकाओं के बारे में एक नए कॉन्सेप्ट को, एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसी नए कॉन्सेप्ट या सिद्धांत को हम लोग जानते हैं सेल थ्योरी के नाम से। तो ये इन्होंने क्या प्रस्तुत किया? तो पहला इन्होंने बताया कि सभी प्राणी अथवा पादपों, है ना, सभी प्राणी अथवा पादपों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनाता है? सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन्होंने पहला सिद्धांत यही दिया कि सभी प्राणी अथवा पादपों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया कि उपापचयी संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ही संभव होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? कोशिकाओं के द्वारा ही संभव होती हैं। उपापचयी संबंधी क्रियाएं जो है वो कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होते हैं? कोशिकाओं के द्वारा ही संपूर्ण होती है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने दो सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहला बताया कि प्राणी अथवा पादप दोनों के जो कोशिकाओं के शरीर होते हैं वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि उपापचय संबंधी जितने भी क्रियाएं होती हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ही संपूर्ण होती हैं। तो इन दोनों सिद्धांत को ही किस नाम से जाना जाता है? सेल थ्योरी के नाम से। लेकिन आगे चल के, है ना, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनकी आलोचनाएं होनी क्या हो गई? शुरू हो गई। इसी आलोचना के क्रम में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है आर वर्चाउ। जिनका नाम क्या है? आर वर्चाउ। इन्होंने 1855 ईस्वी में इनके कॉन्सेप्ट को क्या किया? गलत साबित कर दिया। क्यों गलत साबित कर दिया? क्योंकि इन्होंने केवल दो सिद्धांत दिया और दो सिद्धांतों में इस बात का कहीं भी चर्चा नहीं किया कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है ना, कहीं इन्होंने नहीं बताया है। तो इसी बात को लेकर आर वर्चाउ ने 1855 ईस्वी में इन दोनों सिद्धांतों को संशोधन करते हुए इन्होंने कहा कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसी बात को इन्होंने क्या किया? इनके सिद्धांत को संशोधन करते हुए जोड़ दिया और उसे मॉडर्न सिद्धांत के नाम से जाने लगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाकी अभी हम लोग को सेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि नंबर ऑफ सेल अभी हमको पढ़ना है। कोशिकाओं यानी संख्या के आधार पर कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है तो थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। संख्याओं के आधार पर कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है असेल्युलर सेल्स, दूसरा जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेल्युलर सेल्स, और तीसरा जो होता है वो होता है मल्टी सेल्युलर सेल्स। इन बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट वाले क्लास में जानेंगे। तब तक आज के लिए दीजिए इजाजत, बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना, वीडियो को अर्थात ये जो थ्योरी हमने बताया अगर समझ में आया होगा तो आप लोग इसे लाइक करें एंड साथ ही इसको सब्सक्राइब करें।